नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है डिस्कशन किया था स्वराज पार्टी के बारे में, जहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरीके से जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में ख़त्म हो गया था, गांधी जी ने चौरी चौरा के जो इंसिडेंट था उसके बाद जो है सडनली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है ख़त्म कर दिया था। उसके बाद कांग्रेस में जो डिसकंटेंट था कुछ लोगों में कि और उनकी इच्छा थी कि अब वो जो है इलेक्शंस में लड़के जो है गवर्नमेंट का हिस्सा बन के उसको रोके ब्रिटिशर्स को। और उसके बारे में हमने पढ़ा किस तरीके से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और उन्होंने अच्छे काम भी किए। ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे जब उनके बीच में भी एक रिफ्ट हुई और 1926 के इलेक्शंस जब स्वराज पार्टी हार गई, तो उसके बाद साइमन कमीशन आई और साइमन कमीशन ने क्या किया था? हमें याद है कि साइमन कमीशन को कहा गया था अच्छा देखते हैं आई क्यों थी? एक बार मैंने आपको उसमें बताया था, एक रिवीजन करा देता हूँ कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट या इसे हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। उसमें ये कहा गया था कि ये जो एक्ट आया है इसकी समीक्षा की जाएगी 10 साल बाद। ठीक है, अब इसकी समीक्षा 10 साल बाद करी जानी थी, यानी अब ये 1919 में आया था तो 1929 में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हो कि 2 साल पहले ही एक कमीशन अपॉइंट कर दी गई, साइमन कमीशन 1927 में। और इसके साथ कांग्रेस को इससे क्या दिक्कत थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, सारे गोरे लोग थे, जिसका हेड थे साइमन कर रहे थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन दिया गया। और इसका विरोध करते हुए ही जो है आप देखेंगे मृत्यु हुई लाला लाजपत राय जी की। ठीक है, उसके बाद नेहरू जी ने जो है अपने 14 पॉइंट दिए। किस लिए? क्योंकि जो उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उन्होंने चैलेंज कर दिया था कि सारे भारतीय मिल के हमें एक जो है अपनी डिमांड नहीं दे सकते। तो नेहरू जी ने 14 पॉइंट दिए जो कि अल्टीमेटली क्या हुआ, मुस्लिम लीग को जो है एक्सेप्टेड नहीं हुई। उसके बाद जिन्ना जी ने भी अपने 14 पॉइंट दिए, लेकिन जब दोनों ही एक्सेप्ट नहीं हुए तो जो है कांग्रेस ने अपने दिसंबर लाहौर के सेशन में ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये हो गया कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, यानी अब हम ब्रिटिशर्स की छत्र छाया में नहीं रह के अपनी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब सीधा सीधा क्या हो कि अब हमें पूर्ण स्वराज दिया जाए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण स्वराज की डिमांड कब रखी गई, तो वो कांग्रेस के जो है लाहौर सेशन था 1929 का, उसमें रखी गई। तो अब देखते हैं कि आज पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में कि भाई ऐसा क्या हुआ कि ये मूवमेंट लॉन्च की गई। सबसे पहली चीज तो हमें बताया था कि एक ऑल वाइट साइमन कमीशन आया था। ऑल वाइट मतलब सारे गोरे लोग थे उसमें। जब भारतीयों के लिए आप जो है कानून बनाने की बात कर रहे हो और उसमें भारतीय ही ना हो तो उसका फायदा क्या है? सबसे बड़ी चीज तो ये। उसके अलावा जब कांग्रेस ने नेहरू नेहरू जो रिपोर्ट दी थी उसके कितने पॉइंट थे? उसके 14 पॉइंट थे। ठीक है, वो 14 पॉइंट्स जो है कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट दी थी किसको, ब्रिटिशर्स को, और कोई अल्टीमेटम दिया था कि भाई इसको एक्सेप्ट कर दो, इसके बाद हम मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। अब ब्रिटिशर्स ने लाजमी सी बात है उसको अवॉइड कर दिया था। इसके अलावा आपको पता है कि 1926 से ही पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, वैश्विक मंदी आई थी, जिसमें हुआ क्या था कि भारत दुनिया की सारी जितनी भी इकोनॉमी थी सारी की सारी जो वो गिर गई थी। उसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। ये शुरू हुई थी 1926 से। ठीक है, उसकी वजह से हुआ क्या था कि गरीबी और बढ़ गई थी, जो जरूरत वाली चीजें थी उनके दाम बढ़ गए थे, और जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ठीक है, अब इसमें एक कारण और भी था। इससे पहले भी जितने भी मूवमेंट हुए थे ना, तो जो पूंजीवादी लोग थे ना वो ज्यादातर जो वो क्या करते थे, वो ब्रिटिशर्स का साथ देते थे, क्योंकि उनको तो अपने काम से मतलब था, अपने व्यापार से मतलब था। लेकिन इस बार इस मूवमेंट में उन्होंने किसका साथ दिया? कांग्रेस का। अब कांग्रेस का साथ क्यों दिया? क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब ऊपर से जब वैश्विक मंदी आई तो अंग्रेजों ने इनके ऊपर भी जो है प्रेशर डाला उसका, वो इनको पसंद नहीं आया। पहला रीजन तो वो था कि जो है पूंजीवादियों के ऊपर कि भाई आप हमको क्यों दबा रहे हो। अंग्रेजों को पैसा चाहिए था तो उन्होंने पूंजीवादियों को दबाना शुरू किया, तो वो इनको पसंद नहीं आया। पहला कारण तो ये था। दूसरी बात ये थी कि पूंजीवादियों को भी समझ में आ चुका था कि अब धीरे धीरे कांग्रेस जो है या भारतीय जो स्ट्रगल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और एक दिन ऐसा आने वाला है कि ब्रिटिशर्स ज्यादा दिन भारत में टिकेंगे नहीं और हमें फिर भारतीयों के साथ ही डील करना है। तो हम अब धीरे धीरे जो है इनकी साइड होना शुरू करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने अपने जो है लाहौर के सेशन में ये डिमांड कर दी थी कि भाई अल्टीमेटली हमें पूर्ण स्वराज दो, उससे नीचे अब हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी ने एक अल्टीमेटम और भेजा उस समय के वायसरॉय लॉर्ड इरविन को, उनको 11 पॉइंट भेजे की डिमांड भेजी। ठीक है, कि भाई इतनी डिमांड मान लो नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। लेकिन एरविन ने नहीं मानी। ठीक है, एरविन ने नहीं मानी तो उन्होंने क्या किया फिर
11 या 12, ठीक है, 12 मार्च को सिविल जो है एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो उन्होंने डांडी मार्च लॉन्च किया। अब देखिए, लोग कहेंगे अरे नमक ही तो उठाया था, नमक की वैल्यू उन्होंने ये जो है नमक सॉल्ट लॉ क्यों बनाया? ये सॉल्ट लॉ का जो टैक्स उन्होंने वॉयलेट किया था वो क्यों किया? अब आप ये समझिए, गांधी जी ने ये दिमाग लगाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो अमीर से लेकर गरीब हर कोई यूज करता है, और सबका उससे जो है एक एक प्रॉब्लम है कि भाई आपको अगर खाने में नमक के लिए भी टैक्स पे करना है तो ये बहुत गलत चीज है। तो गांधी जी ने क्या किया कि 12 मार्च 1930 को ना, अब 78 लोग 78 लोगों को जो है अपने साबरमती आश्रम से उन्होंने स्टार्ट किया अहमदाबाद में, और डांडी अहमदाबाद से डांडी तक की वो गए। ठीक है, अब ये तो उन्होंने अहमदाबाद से दांडी की मार्च निकाली। बाकी कई जगहों पे जो है लोकल लीडर्स ने भी किया, जैसे तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, ये जो इनको राजा जी भी कहा जाता था, उन्होंने तमिलनाडु में किया। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तमिलनाडु में किसने सॉल्ट मार्च को लीड किया था? या मालाबार में, यानी जो आपका मालाबार वाला इलाका है वहां पे के केलप्पन ने, केरला वाला इलाका जो है आपका। उसके अलावा जो है गुजरात में दसाना सॉल्ट वर्क्स नाम की एक जगह, मतलब फैक्ट्री मान लीजिए, वहां पे सरोजिनी नायडू और मणिलाल गांधी ने इस काम को किया। मतलब जगह पे अलग अलग जगहों पे सॉल्ट लॉ जो है ब्रेक किया। कैसे? गांधी जी गए, डांडी तक पहुंचे, वहां थोड़ा सा पानी उठाया जो है समुद्र का, उसको उबाला, उसमें नमक निकाल लिया। सोचिए इतनी, अब मतलब सोच रहे ब्रिटिशर्स कितना हमको उन्होंने हमें दबा रखा था कि हम नमक तक नहीं बना सकते थे। ठीक है, फिर गांधी जी ने आगे की डायरेक्शंस दी कि भाई आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जहां हो सके वहां सॉल्ट लॉ ब्रेक करो, वहां लोग सॉल्ट बनाओ। दूसरी चीज, जो फॉरेन दारू है और जो फॉरेन कपड़े हैं, उनको उनकी उनकी दुकानों को लूटो और उनको तबाह करो। लॉयर्स को बोला कि आप जो अपनी कोर्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो उसको छोड़ दो। ठीक है, और पब्लिक को बोला कि आप लोग जो है कोर्ट से मत जाओ। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला कि भाई आप लोग अपनी पोस्टों से रिजाइन कर दो। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक बार, क्योंकि पिछली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है उनको एक चीज समझ में आ गई थी, तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की गलती थी ना कि वायलेंस हो गया था, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ करो, एक एक चीज याद रखना कि सच्चाई और नॉन वायलेंस, सच्चाई और अहिंसा आपका 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 हथियार होना चाहिए अगर आपको पूर्ण स्वराज चाहिए तो। मतलब पिछली बार की जो गलती थी ना उसको इन्होंने इस बार सुधार दिया। उन्होंने बोला कि भाई इस बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार जो है आपको अपनी जो है अपने ऊपर संयम रखना है, वायलेंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, ये बात रखी गई। अब देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कांग्रेस ने पहले ही बोल दिया था, जब जब कांग्रेस ने ये कह दिया, ठीक है, कि भाई अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। तो जब पूर्ण स्वराज की बात हो गई तो साइमन कमीशन का क्या फायदा? कांग्रेस ये कह रहा है कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और साइमन कमीशन जो है वो ऐसे तरीके सुझाने वाला था। ठीक है, वो क्या करने वाला था कि 1919 का जो एक्ट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी 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 वो समीक्षा करता, और आगे भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स कैसे रूल करेंगे उसके बारे में बताता। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तुम हटोगे। तो उन्होंने कहा कि जब हम इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते तो हम आएंगे क्यों? तो उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को मना कर दिया। ठीक है, कांग्रेस नहीं गई फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो अब कौन कौन गया फिर वहां पे? दिस वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स। मतलब अब हुआ क्या, एक टेबल पे, राउंड टेबल पे ब्रिटिशर्स और भारतीय लोग जो थे वो बराबर की तरह बैठे। ठीक है, कांग्रेस ने और उसके ज्यादातर लोगों ने तो उसको अवॉइड कर दिया था, मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो गया कौन? मुस्लिम लीग गई, हिंदू महासभा बिल्कुल गई, लिबरल्स लिबरल्स में आप मान लीजिए यहाँ पे आप प्रिंसली स्टेट्स गए। वो हिस्से देखिए, मैं अब तक की वीडियो में मैंने आपको कहीं भी नहीं बताया कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या हुआ। तो देखिए, 80 एक हल्का सा हिंट समझा देता हूँ। 1858 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ गई थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स को हम छेड़ेंगे ही नहीं, वो हमारे अंडर ही रहेंगे और उनको जैसे रूल करना उनको करने दो। तो प्रिंसली स्टेट्स, इसलिए आप देखेंगे वहां पे कोई मूवमेंट नहीं लॉन्च हुआ, लेकिन आगे उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वहां की जनता भी परेशान थी, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स इतने अच्छे तो थे नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरह वो भी जो है अपने अपने लोगों पर अत्याचार कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कौन कौन गया? हिंदू महासभा चली गई, मुस्लिम लीग चली गई, कुछ लिबरल्स, मतलब कुछ ऐसी जो छोटी मोटी पार्टियां थी, जैसे आप देखेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपनी पार्टी बनाई थी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी, वो लोग गए, और कुछ प्रिंसेस गए। ठीक है, अब इस स्टार्ट कभी, तो जो भारत के वॉइसरॉय थे उसमें लॉर्ड अर्विन, उन्होंने 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट किया लंदन में। और उस समय एक्चुअली में कोई चेयरपर्सन कौन थे इसके? तो प्राइम मिनिस्टर जो थे ब्रिटेन के, रामसे मैकडोनल्ड। और ये खत्म हुई 19 जनवरी को, मतलब लमसम एक महीने के आसपास जो है, एक महीने के 2 महीने के आसपास जो है ये पूरी मीटिंग चली।
वहां पे अब अम्बेडकर साहब ने बोला कि भाई देखो ऐसा है, हिंदूज जो है ना, हमें हर बार कहते हैं तुम अछूत हो अछूत हो अछूत हो, तो अब हमारे लिए जैसे तुमने मुसलमानों को जो है, मुस्लिम्स को आपने ये एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है ना, हमें भी एक इलेक्टोरेट दे दो। तो उन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड क्लासेस जो हैं, जो अनटचेबल्स हैं, उनके लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट दो। ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा चलिए ठीक है देखते हैं। तो पहली बार वहां पे एक फेडरेशन की बात हुई। अब फेडरेशन स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फेडरेशन स्ट्रक्चर होता है कि सेंटर, जैसे आज की डेट में भारत में ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने कुछ फील्ड है जिसमें वो नियम बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपने कुछ फील्ड है जिसमें वो नियम बना सकती है, जिन्हें हम कहते हैं स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों नियम बना सकती है, लेकिन अगर दोनों एक साथ नियम बना रहे हैं तो उसमें किसका ज्यादा प्रेवलेंट होगा या जिसकी बात मानी जाएगी होगी सेंटर। ठीक है। तो इस तरीके का एक ऑल इंडिया फेडरेशन मूवमेंट, मतलब जो है प्रोविंसेस अपने लेवल पे अपना रूल करेंगी और ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे अपना रूल बैठाएगी। इस चीज की बात उठाई गई वहां पे और सब लोग मान गए इस बात को। ठीक है। सब लोग मान गए बस और इस बात पे माने, लेकिन इस शर्त पे कि जो प्रोविंसेस में जो गवर्नमेंट होगी वो अपने आप को, मतलब अपना काम आसानी से बिना किसी रोक टाक के कर सकती है। ठीक है। क्यों? तो अब मुस्लिम लीग इस चीज में बड़ी जल्दी मान गई। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती यही थी। मुस्लिम लीग तो शुरू से मांग रही है कि भाई फेडरल स्ट्रक्चर बनाओ, लेकिन उसमें सेंटर मजबूत ना हो, स्टेट मजबूत हो, और यही बात यहाँ डिस्कस हुई थी। ब्रिटिश भी मान गए। ब्रिटिश भी मान गए और उनको ये लगा, लोगों को ये लगने लग गया कि भाई देखो अब तो काम हो गया। अब तो कांग्रेस के बिना ही हमने ये काम कर लिया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक दाव खेल दिया। ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि अरे भाई आप सबसे बात तो कर ली, लेकिन भारत की एक मेजर पॉपुलेशन का एक नुमाइंदा जो है वो कांग्रेस भी है, वो तो है नहीं यहाँ पे। तो अभी जो हमने बात की है ना, उसको हम पूरी तरीके से नहीं मान सकते। ब्रिटिश ने एक्चुअली ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की थी ना, उनके वो तो बस जो है पानी का बहाव देख रहे थे। उनको समझ में आ गया कि भाई ये लोग अभी भी बटे पड़े हैं। तो उन्होंने ये बोला कि भाई अभी आप लोग की जो मेन एक रिप्रेजेंटेशन देती है ना भारत के लोगों को, वो एक कांग्रेस भी है। ठीक है। उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती हैं पहले भी, वो रिप्रेजेंटेशन नहीं आ रही। तो एक काम करते हैं, पहले उनसे ही बात करूंगा, उसके बाद इन बातें पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इस बीच भारत में क्या हो रहा था, ये सब तो भाई लोग सारे लंदन में बैठे हुए थे। इस बीच भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एकदम अपने जोरों शुमारों से चल रहा था। ठीक है। अब देखिए ये है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मैंने आपको कहा ना कि एक सर्कुलर टेबल, मतलब सर्कुलर तो नहीं कहेंगे, ओवल मान लीजिए या एलिप्टिकल मान लीजिए। इससे बैठ के भाई लोग सब लोग जो है अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ने कहा कि यार कांग्रेस तो है नहीं यार, इतना डिस्कशन तो कर ले, लेकिन कांग्रेस के बिना तो हम बात नहीं मानेंगे। तो उस समय क्या हुआ, जो एरविन थे उस समय के वॉइसरॉय, उन्होंने कहा किस कुछ लोगों को पकड़ा, जो है सप्रू और जयकर जो थे। ठीक है। इन लोगों को पकड़ा, ये लीडर्स थे। इनको बोला कि भाई गांधी जी को लेकर आओ, रिक्वेस्ट करो कि मेरे से आके मिले। ठीक है। और फिर वॉइसरॉय ने जो है कांग्रेस को भी बुलाया कि आओ तुम लोग भी आओ, तुमसे भी बात करते हैं, भाई सब लोग आओ। तो अल्टीमेटली जब बात बात हुई, इसमें फिर एक पैक्ट साइन किया गया, गांधी एरविन पैक्ट। ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि कांग्रेस की जो आशाएं है वो कांग्रेस बताए और गवर्नमेंट जो चाहती है वो बताएंगे। ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे एरविन क्या क्या चीजें माने, अब ये समझिए। काफी लोग अरेस्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो लोग वायलेंस में नहीं है, जो लोग हिंसा का पार्ट नहीं है और जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनको इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाए। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा जिन जो टैक्सेस, जिन लोगों ने टैक्सेस नहीं दिए हैं उनका टैक्सेस माफ हो जाए, जो फाइन है वो माफ हो जाए। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई लोगों से जिन्होंने टैक्सेस नहीं पे किए थे, जैसे पीजेंट से, फार्मर से, उनकी जमीन हड़प ली थी। और अगर वो जमीनें ब्रिटिशर्स ने आगे किसी और को नहीं बेची हैं अपनी अपनी पैसा निकालने के लिए, तो वो वापस वो जमीनें वापस करेंगे। ये भी कर दिया। ठीक है। हालांकि जिनको बेची है ना कांग्रेस ने, उनको भी लौटवाई, लेकिन 1937, 36, 37 के इलेक्शंस के बाद, जब वो पावर में आ गए तो। ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने इस मूवमेंट में लॉन्च, मतलब अपने रेजिग्नेशन दिए थे ना, उनके साथ थोड़ा जो है लीनियंसी रखी जाए, उनको वापस बुला लिया जाए। ठीक है। फिर एक चीज और मानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भाई जो आप सॉल्ट लॉ तो हमने ब्रेक कर दिया, लेकिन आप मानोगे नहीं, लेकिन कम से कम जो लोग कोस्टल एरियाज में, जो लोग नदी, जो समुद्र किनारे रह रहे हैं ना, कम से कम उनको इतना तो राइट दो कि वो अपना सॉल्ट बना सके, उनको सॉल्ट खरीदने की जरूरत ना पड़े, वो अपना सॉल्ट बना ले, सिर्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं। इन्होंने कहा चलो ठीक भी, ये भी मान लिया। फिर एक अलग एक अजीब सी थी कि एक राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग। मतलब अगर कोई लड़ झगड़ के नहीं जा रहा है, दुकान से सामान उठा ले रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप मान लो। चलो उन्होंने कहा चलो ठीक है। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस,
वाइसरॉय के पास पावर थी, जैसे आज प्रेसिडेंट के पास पावर है भारत में, कि अगर उनको लगता है कि कोई एक लॉ जरूरी है इमीडिएटली, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। वैसे ही वाइसरॉय ने भी कई ऑर्डिनेंस इशू किए थे मूवमेंट को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई इसको भी आप वापस लो, ठीक है, समझ रहे, इसको भी कहा भाई आप इसको वापस ले लो। तो इन सारी मांगों को जो है इरविन मान गए, ठीक है। गांधी जी ने ये भी कहा कि भाई जो पुलिस ने लोगों पे अत्याचार किए ना इस मूवमेंट के दौरान, मतलब जहां नहीं भी उनको लट्ठीबाजी करनी है वहां भी उन्होंने लठ भाजे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई इनको, इनके ऊपर एक इंक्वायरी लो। और गांधी जी ने ये भी कहा कि भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आपने जो फांसी की सजा दी है ना, उसको प्लीज उसको रिकंसिडर किया है। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो से बताया है कि ब्रिटिशर्स इस मामले में बहुत सख्त थे। उनका ये कहना था कि अगर किसी ने हमारे एक आदमी को मारा है तो उसको हम फांसी देंगे ही देंगे। चाहे आप चापेकर ब्रदर्स को देख लो, चाहे आप जो है उस वाले केस में देख लो जो हाँ अनुशीलन समिति ने बम फोड़ा था, ठीक है। तो क्योंकि इन लोगों ने जो है सॉन्डर्स को मारा था बदला लेने के लिए लाला लाजपत राय जी की डेथ का। तो उन्होंने कहा कि इनको तो हम फांसी देंगे ही, और गांधी जी चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। तो कई लोगों के दिमाग में थॉट होता है कि गांधी जी ने गांधी अर्बन पैक्ट साइन कर दिया, अगर नहीं करते तो शायद ये लोग बच जाते। ऐसा नहीं है, वो पहले ही मन बना के बैठ चुके थे, ठीक है। आप कि भाई उनको हमें फांसी देनी, चाहे वो गांधी अर्बन पैक्ट साइन होता या नहीं होता, इन लोगों को फांसी हो जाती, ठीक है। अब गांधी जी, ये तो सारे वादे किए थे किसने, इरविन ने। अब गांधी जी ने क्या वादे किए, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देता हूँ। और जो अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना, क्योंकि पहले वाली में तो ये गए नहीं थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे मैं पार्ट बनूंगा, लेकिन उसमें 3 हिस्से होंगे, तीन इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात होगी। एक तो फेडरेशन, फेडरेशन मैंने आपको समझाया कि एक सेंटर होगा और बाकी प्रोविंसेस में अलग अलग गवर्नमेंट्स होंगी जो ऑटोनोमस होंगी, मतलब उनके पास ज्यादातर पावर उन्हीं के पास रहेंगी। सेंटर के पास कुछ ही मुद्दे रहेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के लिए, जैसे कि कौन से, आप मान लीजिए होम, डिफेंस, ठीक है, कम्युनिकेशन, ऐसे मुद्दे होंगे। बाकी सारे मुद्दे जो होंगे वो सारे किसके पास रहेंगे, प्रोविंसेस के पास रहेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब भाई अगर आप सेंटर में भी, ये नहीं कि आपने सारे ब्रिटिशर्स बैठा दिए, यहाँ भी भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय यहाँ रहेगा तो भारतीय लोगों की सोचेगा, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन एंड सेफ गार्ड नेसेसरी फॉर इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब कोई रिजर्वेशन आपको देना है, ये भारत के लिए अगर कोई सेफ गार्ड रखना है, ठीक है, वो जो भारत के हिस्से का हो या भारत के फायदे के लिए हो, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जी ने फिर से बोला गांधी जी, अरे गांधी जी क्या कर रहे हो, अभी तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल जानी थी, हमने डिमांड भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ही की है, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने समझ में आया कि नहीं अभी रुको, जो है धीरे धीरे काम चलता है। हमने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था 1929-1930 में, और अब 31 आ गया, 1 साल 1.5 साल हो चुका है, थोड़ा सा ठंडा रहो, ठीक है। इसी बीच कांग्रेस का सेशन आया, ठीक है, कहाँ पे, कराची में 1931 में। अभी सेशन दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्योंकि इस सेशन से जो है पहले भगत सिंह और बाकी जो रेवोल्यूशनरीज थे उनकी, उनको फांसी लगा दी थी। तो जब बाकी लोग वहां गए तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए, क्योंकि कराची वाला एरिया जो पंजाब में आता था, वहां पंजाब में इनकी मतलब बहुत ज्यादा फेमस थे भगत सिंह और जो रेवोल्यूशनरीज थे HSRA के। पहला रीजन ये, ठीक है, एक तो ये हो गया भगत सिंह वाला। दूसरा रीजन था कि ये वो सेशन था जिसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई। तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात कब की गई, तो आप कहोगे नेहरू रिपोर्ट, बताया था मैंने आपको, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेशन में कांग्रेस के पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई, तो आप कहोगे कराची सेशन, ठीक है, 1931 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके लिए गांधी जी मान गए थे। गांधी जी गए कहाँ, लंदन, जेम्स पैलेस में जो है, क्योंकि दिल्ली पैक्ट, गांधी अर्बन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, उसके तहत गांधी जी गए, अपने वादे का जो है उन्होंने कहा पालन करूंगा, वो गए लंदन। अब जैसे ही वो लंदन पहुंचे वहां कुछ गड़बड़ उनको समझ में आई। क्या हुई, अब सुनते हैं। उन्होंने कहा, गांधी जी ने डिमांड रखी कि भाई एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इमीडिएटली आप एस्टेब्लिश करोगे, सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। मतलब सेंटर में तो होगी जो भारत को रिप्रेजेंट करेगी, और प्रोविंसेस में भी होगी जो प्रोविंसेस हैं छोटे छोटे। और उन्होंने ये बोला कि भारतीयों को सिर्फ कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, तो जो आप छोटे मोटे पार्टियों को बुला रहे हो ना, इससे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अब देखिए यहां से है धीरे धीरे जो है एक जिसे कहते हैं ना, एक डिस्कोर्ट का मसला उठता है, एक लड़ाई का मुद्दा उठता है। कैसे,
फिर उन्होंने कहा कि जो अनटचेबल्स है ना, जो जिनको आप लोग अछूत कहते हो, वो भी हिंदू है और उनको अलग से माइनॉरिटी मत बनाओ। इनका देखिए, अब गांधी जी के व्यूज जो है ना, कई लोग कहते हैं कि वो अनटचेबल्स के अगेंस्ट, ऐसा नहीं था भाई, उन्होंने तो बोल के हरिजन के लिए बहुत काम किए हैं। ठीक है, उनका ये कहता है कि अगर आप अनटचेबल्स को अलग कर दोगे ना, तो वो अलग ही रह जाएंगे, वो कभी भी जो है मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू है, उनको हिंदू ही रहने दो, उनको अलग से माइनॉरिटी मत बनाओ। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ये जो आपने कम्युनल इलेक्टोरेट्स दे रखे हैं ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मुस्लिम्स को और अदर माइनॉरिटीज को, वो नहीं दोगे, क्योंकि हमें पता है, मैं आपको समझा देता हूँ। 1909 में पहले मुस्लिम्स को दिया उन्होंने, जब 1900 का मिंटो मॉडल रिफॉर्म आया। ठीक है, 1919 का जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तो उसमें उन्होंने मुस्लिम्स के साथ फिर सिखों को भी दे दिया, फिर एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया, उसके बाद यूरोपियंस को भी दे दिया सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो मतलब ये बेचारे कह रहे हैं कि फिर मत दो, और ये पहले के देके बैठे हैं ज्यादा। तो उन्होंने कहा इस चीज को आपको वापस करना पड़ेगा, आप मुस्लिम या किसी भी माइनॉरिटी को ये सेपरेट इलेक्टोरेट मत दो। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी ना कि इस मीटिंग में गांधी जी को छोड़कर जो लोग बैठे हुए थे ना, वो सारे के सारे जो थे ना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदे थे। मतलब आप समझ लीजिए, कंजर्वेटिव्स वो लोग हैं। अब ये समझ लीजिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटेन में उसमें दो पार्टियां थी, जैसे भारत में इसमें कांग्रेस और बीजेपी है। एक थी लेबर पार्टी, एक थी कंजर्वेटिव्स। ये जो लेबर पार्टी था, ये तो भारत के फेवर में थी, ये चाहती थी कि यार भारत को आजाद कर दो। कंजर्वेटिव्स अपने आप को बहुत हाई समझते थे। ठीक है, अब मीटिंग में बैठा कौन है? कंजर्वेटिव्स। ये सोचते थे कि भारत के लोग हमसे नीचे, इनको नीचे ही रखो। ठीक है, लॉयलिस्ट, वो सारे लोग जो पिछली मीटिंग में आए थे वो भी आए थे, तो उनकी तो अपनी अपनी डिमांडें थी ही। लेकिन अब उन्होंने बोला कि अरे, ये जो गांधी जी कह रहे हैं ना, एकदम गलत है। गांधी जी या कांग्रेस हमको रिप्रेजेंट नहीं करती, हम खुद को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्यों? क्योंकि अब मुस्लिम लीग कह रहे भाई मुसलमानों को चाहिए, वहां पे अम्बेडकर साहब ने बोला डिप्रेस कास्ट लिस्ट चाहिए ही चाहिए। क्रिश्चियंस और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को आपने जो दे रखा है पहले से सेपरेट, वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब गांधी जी को समझ में आया ना कि इस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, ब्रिटिशर्स अपनी गेम खेल गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने वहीं से बता दिया कि भाई वापस स्टार्ट कर दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो उन्होंने दिसंबर 29 को ही जो है, आप ये समझ लो 1931 में वहां से करवा दिया फोन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी कि सिविल डिसोबीडियंस को वापस कंटिन्यू करो, ये लोग नहीं मान रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, आपको देख रहे हैं गांधी जी बैठे हुए। क्या पर्सनैलिटी थी इनकी भी। ठीक है, देखिए सब कैसे फोटो खिंचा रहे हैं, इधर कैमरे की तरफ देख रहे हैं, सबके चेहरे देखिए। अब तो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जो कि 1932 में शुरू हुआ, क्योंकि दिसंबर हो ही गया था 31 का, तो 32 ही मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही गांधी जी वापस आए, भारत में जो वॉइस रहे उसमें एरविन हुआ करते थे, वो हट चुके थे, और अब आए थे लॉर्ड विलिंगडन। अब लॉर्ड विलिंगडन जो है ना, ये थोड़े अक्खड़ दिमाग के आदमी थे। इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही गांधी जी वहां से आए और जैसे ही जो है जहाज से उतरे, शिप से उतरे, इनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इनको अरेस्ट कर लिया कि भैया आप चलो, तुम्हारा काम खत्म। और इन्होंने बोला कि जो गांधी अरविंद पैक्ट में जो बातें साइन हुई थी, उसका मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये एक्चुअली में जो थे ना, ये कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे। अब कंजर्वेटिव और लेबर में आपको समझा चुका हूँ। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो भारत को नीचे समझते थे, कहते थे ये तो कॉलोनी बनने लायक है यहाँ के लोग। तो उन्होंने कहा कि अरे, और एक बात जान लीजिए, ये जब मीटिंग हुई थी ना, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इस समय भी विंस्टन चर्चिल, जो बाद में जाके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, विंस्टन चर्चिल जो है एक कंजर्वेटिव लीडर थे। उन्होंने यही बात बोली कि अरे इनको तुम लोगों ने इतना भाव क्यों दे रहे हो, इनको तो जहां है उनको वही रखो। मतलब इनके दिमाग में ये था कि इंडियंस जो है वो नीचे ही रहने चाहिए। समझ रहे आप? तो गांधी जी को उन्होंने अरेस्ट कर दिया और बोला कि भाई गांधी अरविंद पैक्ट की जितनी बातें मैं उसको नहीं मानता। ठीक है, लेकिन और कि अब वॉइसरॉय बदल गया, वॉइसरॉय थोड़ा हार्ड था। जब सिविल डिसोबीडियंस में दोबारा लॉन्च हुई, इस बार भाई साहब ब्रिटिशर्स ने लोगों को सबको जो है भगा भगा के मारा, पकड़ पकड़ के मारा। बहुत जैसे कहते हैं बहुत सीवियर तरीके से उन्होंने उनको दबाने की कोशिश की, पूरी मूवमेंट को। कांग्रेस तो कह दिया कि भाई ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ज्यादातर जो लोग थे ना, सबको जेल में डाल दिया। और हालत ये हो गया था, मूवमेंट तब भी बढ़ रहा है क्योंकि लोग आए जा रहे हैं रोडों पे। और 6 महीने में 1 लाख लोग जो है जेल में थे। ठीक है, इवन उत्तर प्रदेश की बात करें, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें, तो वहां पे तो लोगों ने जो है लैंड रेवेन्यू देना बंद कर दिया। और जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस वाला इलाका है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला जो इलाका है, वहां पे खान अब्दुल खान गफर साहब जो है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने भी इस मूवमेंट का बहुत तगड़ा सपोर्ट किया। कैसे? लाल शर्ट पहन के लोग निकलते थे और प्रचार प्रसार करते थे, और इसका नाम था खुदे खिदमतगार मूवमेंट। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा था भाई फ्रंटियर गांधी किसको कहते हैं, तो
खान अब्दुल गफर खान को कहते हैं। और या फिर खुदाई खुदाई खिदमतगार मूवमेंट किसने लॉन्च की, तो वो भी इन्होंने ही की थी। इसे रेड शर्ट वॉलंटियर मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब सारे लीडर्स अरेस्ट हो गए ना, तो मूवमेंट धीरे धीरे ढीली पड़कर अल्टीमेटली 1934 तक ये पूरी ही ढीली हो चुकी थी। ठीक है, तो ये बात तो तब की हुई, सिविल डिसोबीडियंस की हुई, जहां हमने 34 साल आ गए। लेकिन अब वापस चलते हैं 32 में, जब गांधी जी आए। जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए ना, तब माहौल एकदम बदल चुका था। इससे पहले जब वो गए थे तो ब्रिटिश इनसे बात कर रहे थे, इनको बहला फुसला के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक लेके गए। लेकिन जैसे ही वापस आए ना, हवा ही बदल गई। हवा कैसे बदल गई, अब समझिए। जैसे ही वापस आए, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्होंने एक अवार्ड घोषित किया, कम्युनल अवार्ड। अब गांधी जी वहां बोल के आए थे कि भाई आप जो है ना, लोगों को जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट देना बंद करो। इन्होंने कहा अच्छा, तुम्हें ये चाहिए, हम इसका उल्टा करेंगे। पहले से ये मुस्लिम, सिखों, क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस को तो दे ही रहे थे, अब ये डिप्रेस क्लासेस को भी इन्होंने देना शुरू कर दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस छोड़ के बाकी जगहों पे औरतों को भी देंगे। ठीक है, इवन ये भी कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हम जहाँ पे ज्यादातर मेंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे मिले जुले लोग हैं, सिर्फ मराठा नहीं और भी लोग हैं, मारवाड़ी भी हैं, ये भी हैं, वहां पे मराठाओं को भी जो है 7 सीटें हमने रिजर्व कर दी। मतलब आप सोच रहे हो, वो कह रहे थे कि मत दो, ये कह रहे हैं लो, तुम भर भर के लो। तो अब गांधी जी को क्या लगा, गांधी जी ने कहा कि अब डिप्रेस क्लास को मिल गया, तो कई लोग, जितने लोग वहां गए थे कांग्रेस को छोड़ के, सबकी बातें मान ली गई, सब लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, सबको मिल गया। लेकिन गांधी जी को लगा कि भाई तुमने जो कम्युनल अवार्ड दिया है ना आराम से, ये भारत की अखंडता और जो उसके नेशनलिज्म है उस पर अटैक है। ठीक है, उसकी यूनिटी पे अटैक है। तो गांधी जी ने बोला कि आपने जो डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया है ना, इसको मत दो। अल्टीमेट इससे होगा क्या कि वो लोग और अलग हो जाएंगे मेन धारा से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आप उनको रिजर्वेशन दे दो। अब रिजर्वेशन, और अगर आप इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया भी है कि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है और रिजर्वेशन में क्या होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में जो वो जो सीट है, एक तो वो उस मान लीजिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व हो गई। दूसरी चीज क्या है कि इनकी वोटिंग भी वो डिप्रेस क्लास के लोग ही करेंगे, वहां की आम जनता नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है कि नॉर्मल सीट तो रिजर्व हो गई किसी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। मतलब मान लीजिए जैसे कोई डिप्रेस क्लास है, ठीक है, लेकिन वोटिंग कौन करेगा, वोटिंग सब करेंगे, जितनी जनता है सब करेगी। तो उन्होंने कहा ये रिजर्वेशन दे दो। रिजर्वेशन दे दो ताकि होगा क्या कि जितने लोग हैं ना वहां पे उस इलाके में, सब वोट कर सकें, सब चूज कर लें। लेकिन ये बात नहीं सुनी गई। अल्टीमेटली वो चले गए फास्ट पे, जेल में ही। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट, जब गांधी जी आए थे वहां से, इंग्लैंड से, तो उनको जो है जिजरवाड़ा जेल लेके गए थे, महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, अब इतनी बात तो अब उन्होंने इतनी बात कही, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, उन्होंने कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ फास्ट पे, इनडेफिनेट फास्ट, जब तक मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं जो है भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। तो 20 सितंबर को भूख हड़ताल पे चले गए। तब तक हुआ क्या, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, एजेड थे। तो 6 दिन बाद जो है मदन मोहन मालवीय जो थे, और वो जो है भीमराव अम्बेडकर को लेकर आए। उन्होंने कहा कि भाई तुम जाके उनसे बात करो और उनके साथ कुछ कुछ बात करो ताकि वो जो है अपनी भूख हड़ताल को खत्म करें। तो अल्टीमेटली जब इनके बीच में बात हुई, तो इनके बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, उसे कहते हैं पूना पैक्ट। अब इस पूना पैक्ट में क्या हुआ, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा ठीक है आपकी बात मान ली, हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करेंगे, हमें आप सीट रिजर्व कर दो। ठीक है, कैसे, उनकी जो सीट रिजर्व थी, ठीक है, प्रोविंशियल, टोटल प्रोविंस में जितनी भी प्रोविंसेस थी, मतलब 10 प्रोविंसेस थी मान लीजिए उस समय। ठीक है, उसमें जितनी भी प्रोविंसेस थी उनमें टोटल सीटें उनको रिजर्व सीटें मिली थी 71। उन्होंने कहा आप इसको 147 कर दो। ठीक है, तो गांधी जी कहा ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट से अच्छा है कि आप ये ले लो। इसके अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स उसकी 18% जो है ना, वो डिप्रेस्ड क्लास के लिए कर दो। तो अम्बेडकर साहब ने कहा ठीक है, मुझे ये दोनों शर्तें मंजूर है, और इसी के साथ पूना पैक्ट साइन हो गया। किसके बीच में, एग्जाम में पूछेगा तो आप बताएंगे भीमराव अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी जी के बीच में। ठीक है, और फिर इन्होंने आगे जाके जो गवर्नमेंट बनाया था, तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज को मान लिया था। फिर एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अब देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या था, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उनको डिस्कस करना था, वो तो उन्होंने किया ही, चाहे कोई आए या ना आए। तो अल्टीमेटली फिर से एक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई नवंबर 17 1932 को। उसमें से 46 लोग आए थे। क्यों, क्योंकि जनरली इंडिया से कोई आया ही नहीं, कई लोग जेल में थे, किसी ने कहा कहीं काम का नहीं है। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो डिसीजंस लिए उसमें, वो सारे डिसीजंस ना अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया और उसको नाम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका मतलब आप देखेंगे 1919 हमने देखा, इससे पहले तो एक पूरी लिस्ट है
ठीक है, चाहे आप जब आप 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे, वो लिस्ट तो हम अलग से देखेंगे। अभी बता देता हूँ कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ मतलब मिंटो मॉर्ले सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था या इंडिया काउंसिल एक्ट था, उसके बाद अब कब आया, 1935 में आया। क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आई। इसके अलावा गांधी जी को ये समझ में आया कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, उनका मुझे ख्याल करना है, उनके लिए भी मुझे कुछ करना है, क्योंकि उनका मुद्दा बार बार सामने आ रहा था। ठीक है, उनको जो है उनके लिए अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए उनकी। तो गांधी जी ने क्या कहा कि एक नई बॉडी बनाई उनके लिए 1932 में। उसका नाम उन्होंने पहले तो दिया ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, बाद में उसका नाम रख दिया हरिजन सेवक संघ। तो उन्होंने उनको हरिजन बोला, मतलब गॉड के लोग, जो अनटचेबल या डिप्रेस लोग थे। तो इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग पहले नाम दिया, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, और बाद में नाम दिया उसका जब रीनेम कर दिया हंसराज सेवक संघ। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1933 में ना गांधी जी ने जो उस समय के जो बड़े बड़े पूंजीवादी थे, चाहे वो जीडी बिरला थे, वो आरवी शास्त्री या फिर महादेव देसाई, इन लोगों के साथ मिलके इनको बोला कि भाई अगर तुम्हें देखो ब्रिटिशर्स एक दिन तो चले जाएंगे, तुम्हें भारत में रहना है तो तुम सबसे पहले क्या करो, जो अनटचेबल्स हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, उनका उद्धार करने की कोशिश करो, उनको उठाओ। तो उनके साथ मिलके उन्होंने क्या किया, एक वीकली जर्नल निकाला जो हफ्ते पे छपता था, उसका नाम था हरिजन इंग्लिश में। और बाद में वो धीरे धीरे जो है लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल, तो लोकल लैंग्वेजेस में भी छपने लगा, ताकि जो नॉर्मल जनता, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, बंगाली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, सब पढ़ सके उसे। ठीक है, तो ये था गांधी जी का हरिजन प्रोग्राम। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हमने पढ़ा किसके बारे में, सबसे पहले देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। उसके बाद हमने देखा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, वो किस तरीके से गांधी जी को उन लोगों ने घेरा। पहले तो गांधी अरविंद पैक्ट के थ्रू मनाया कि आप आइए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि फर्स्ट वाली तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दी थी। और जब वो गए तब वहां गेम ही पलट थी, और जब वो वापस आए तो उनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी क्रश कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को करता है हम समाप्त। हमने अभी देखा 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुका है। अब इस एक्ट में क्या आया है और इसके तहत जो इलेक्शंस होंगे उनमें क्या होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।